Hello everyone. So welcome to all of you in our channel Dive to Learn. My name is Hardev Singh, and today I'm going to discuss the linear programming problems key terminologies with you. So guys, all these terminologies are very important for UGC net exam for commerce as well as management students. So under this topic, I'll try to explain you all the important terminology of linear programming problems with the help of one practical example. तो गाइस, ये जो आज मैं आपको अपने चैनल के अंदर टॉपिक देने जा रहा हूँ एलपीपी का, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये समझते हैं कि शायद ऑपरेशनल रिसर्च के ये जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक हैं जिनका प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ वो थ्रेटिकली सॉरी जो प्रैक्टिकली किसी जगह पर अप्लाई नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपको आज क्लियर करूंगा उसकी टर्मिनोलॉजीज की मदद से कि किस तरह से हम इन सभी टर्मिनोलॉजीज को या लीनियर प्रोग्रामिंग जो मेथड है इसको हम किस तरह से एक इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके स्टार्ट करूंगा। तो आपको पहले वो एग्जाम्पल को समझना होगा। तो जब मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तो शायद आपको ये लगना शुरू हो जाए कि मैं लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा, कुछ और ही कर रहा हूँ। लेकिन ये मत समझना, क्योंकि वो एग्जाम्पल ही आपको जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं वो सभी को बड़े इजीली क्लियर कर देगा आपके डाउट्स को। सो इसलिए प्लीज़ आपको एग्जाम्पल मेरी ध्यान में रखनी होगी, उसको ध्यान से समझना होगा। ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म लीनियर प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मीनिंग ऑफ एलपीपी। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग अक्सर है क्या। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे आपने सभी ने छोटी क्लासेस के अंदर देखा होगा कि वहाँ पर आप इक्वेशंस बनाते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, ऐसे दो इक्वेशन बनती थी जिससे आप x की वैल्यू निकाल लेते थे, x की वैल्यू y में पुट करते थे, y की भी निकल जाती थी, या फिर y की वैल्यू आप निकाल लेते थे, y को पुट करते थे इक्वेशन में, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। उसी तरह से कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग में इक्वेशंस बनती हैं, कुछ वेरिएबल्स लिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमको इसका मतलब समझना होगा कि व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। So linear programming, that is also known as LP, is a method to achieve the best outcome. Here best outcome mean to say maximum profit और मिनिमम कॉस्ट। हम दो ही चीज़ों के लिए एलपीपी मॉडल को यूज़ करते हैं, या तो अपनी कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए या फिर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली इस फंक्शन को अप्लाई करने का, इस मेथड को अप्लाई करने का, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सो दिस वन इज अ मैथमेटिकल मॉडल। आप इसको याद रखना है इस तरह से, एलपीपी इज अ मैथमेटिकल मॉडल whose requirement are represented by the linear relationship. So linear relationship का मतलब है जैसे x की पावर डिग्री 1, दिस वन इज अ लीनियर रिलेशन। जैसे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, सो ये सारे लीनियर रिलेशंस हैं। सो लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग विच इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है एक स्पेशल केस है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का। तो अब मैं ये भी बता दूं इसको प्रोग्रामिंग क्यों बोल देते हैं। प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपने एक प्रोग्राम सेट किया है जिसके अंदर प्री डिटरमाइन और सेट ऑफ सीक्वेंसेस और स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। तो उसी तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर हमको कुछ मेथड्स है, कुछ फ्लो चार्ट्स है जिनको फॉलो करना होगा अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए इसको बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हम देखें तो गाइज ये एक मेरे पास मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल है, तो प्लीज इसको आप ध्यान से सुनना, एग्जांपल को अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर आपके दिमाग में ये एग्जांपल रहेगी तो यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर जो इसका थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज आएंगी वो बड़ी जल्दी आपको क्लियर हो जाएंगी। एज वेल एज अगर आप किसी क्वेश्चन को भी रीड करेंगे एलपीपी के, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, ये सारा कुछ आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझें। First of all, formulating a problem, I formulate a problem for you, that is let's manufacture some chocolates। तो चलो आज हम कुछ चॉकलेट्स बनाने चलते हैं, हमारी चॉकलेट इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट प्रोड्यूस ओनली टू टाइप ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट ए एंड चॉकलेट बी। बोथ द चॉकलेट्स रिक्वायर मिल्क एंड चोको ओनली। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमको दे रखा है कि हमने मान लिया कि हमारी एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री है जिसमें हम दो तरह की चॉकलेट बनाने जा रहे हैं आज।
चॉकलेट ए एंड चॉकलेट बी। दोनों ही चॉकलेट को बनाने के लिए मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो है एक मिल्क और दूसरा चॉकलेट। So to manufacture the unit A and B, the following quantities of milk and choco are required. तो आपने A और B जो चॉकलेट तैयार करनी है उसके लिए मिल्क की क्वांटिटी आपको कुछ इस तरह से दे रखी है। ईच यूनिट ऑफ ए, अगर आपने ए यूनिट तैयार करना है चॉकलेट का, मतलब ए चॉकलेट बनाओगे आप, तो एक यूनिट बनाने के लिए ए चॉकलेट का आपको एक यूनिट ही मिल्क लगेगा और 3 यूनिट चॉकलेट के यूज होंगे। तो मतलब ये हुआ एक यूनिट मिल्क का लेके 3 यूनिट चॉकलेट के लेके आप ए नाम वाली जो चॉकलेट है उसका एक यूनिट तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास बी चॉकलेट भी है। बी चॉकलेट के लिए 1 यूनिट ऑफ मिल्क एंड 2 यूनिट ऑफ चोको। तो उसके लिए आपको 1 यूनिट मिल्क का लेना होगा, 2 यूनिट चॉकलेट के लेने होंगे, देन यू कैन मेक अ बी चॉकलेट, 1 यूनिट ऑफ बी चॉकलेट। तो फिर आप बी चॉकलेट का एक यूनिट तैयार कर पाएंगे। द कंपनी किचन हैज टोटल 5 यूनिट ऑफ मिल्क एंड 12 यूनिट ऑफ चोको। तो अब कंपनी के जो किचन में, या हम यूं बोले कि कंपनी के पास 5 यूनिट टोटल है मिल्क के, इससे ज्यादा मिल्क नहीं है हमारे पास, और 12 यूनिट जो है वो चॉकलेट के हैं। ये हमारी एक सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट है, प्रॉब्लम है। ऑन ईच सेल द कंपनी मेक अ प्रॉफिट ऑफ, तो सेल के ऊपर कंपनी प्रॉफिट कितना रख रही है, 6 पर यूनिट ए सोल्ड। अगर ए को बेचा जाता है तो कंपनी कहती है मैं ए चॉकलेट में 6 रुपए प्रॉफिट रख के चलूंगी अपना एक यूनिट के पीछे। और बी के केस में 1 यूनिट पर 5 रुपए मार्जिन रख रही है अपना। तो मतलब ये हुआ कि अगर ए यूनिट एक बेचेगी कंपनी तो उसको 6 रुपए का मुनाफा होगा, अगर बी चॉकलेट का 1 यूनिट बेचेगी तो 5 यूनिट 5 रुपए का उसको मुनाफा होगा। तो इस तरह से उनका प्रॉफिट है। नाउ द कंपनी विशेस टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो अब कंपनी का मोटिव क्या है, हमने देखा है या तो कॉस्ट कम करना या प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। लेकिन इसके प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए एंड बी शुड इट प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कितने यूनिट ए के बनाए कितने यूनिट बी के बनाए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों ये उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कितने यूनिट बनाऊं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, हम ए भी बना सकते हैं बी चॉकलेट भी बना सकते हैं। हाँ ये भी हो सकता है ए के 50% यूनिट बना ले, 50% यूनिट बी के बना ले, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास मिल्क और चॉकलेट जो है वो लिमिटेड है। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो अब उस लिमिटेड मात्रा के रिसोर्सेज को यूज करके हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लेना है वो हम एलपीपी प्रॉब्लम्स के अंदर देखते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन था आपको समझ आया होगा, मैं एक बार फिर इसको इन ब्रीफ समझा देता हूँ आपको। हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट की है भैया, फैक्ट्री किस चीज़ की है, टू मैन्युफैक्चरिंग द चॉकलेट, एंड हम 2 चॉकलेट बनाने जा रहे हैं, चॉकलेट ए एंड चॉकलेट बी। ए का 1 यूनिट तैयार करने के लिए आपको 1 यूनिट मिल्क चाहिए और 3 यूनिट आपको चॉकलेट के चाहिए, और बी का 1 यूनिट तैयार करने के लिए 1 यूनिट मिल्क एंड 2 यूनिट ऑफ चॉकलेट। बट द प्रॉब्लम इज दैट कंपनी हैविंग ओनली 5 यूनिट ऑफ मिल्क एंड 12 यूनिट ऑफ चॉको। तो ये हमारे पास लिमिटेड है रिसोर्सेज। 6 रुपये मुनाफा होना चाहिए 1 यूनिट के पीछे ए के, और बी के 1 यूनिट के पीछे 5 रुपए का मुनाफा होना चाहिए। और कंपनी कितने यूनिट बनाए ए के और बी के जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये हमने निकालना है। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से है, देखिए एक टेबलर फॉर्म के अंदर टेबल आपको नजर आ रहा होगा। देखिए टेबल में क्या देखा है, जो ए है, ए यूनिट है मतलब ए चॉकलेट है, उसके लिए मिल्क का 1 यूनिट चाहिए, चॉकलेट के 3 चाहिए, बी के लिए 1 मिल्क का 2 चॉकलेट के। और अब प्रॉफिट कितना है, ए यूनिट में 6 का प्रॉफिट है, 6 रुपीज का, बी में 5 रुपए का मुनाफा है। तो टोटल मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 5 एंड चॉकलेट की कितनी है 12। सो इट मीन्स सबसे पहले जो आपको देखना होता है एलपीबी में, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसको हम लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जैसे आपने इसमें देखा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए पिछली स्लाइड में, कंपनी विश टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, दिस वन इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट बाय जेड। तो ऑब्जेक्टिव को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाय जेड। सो दिस वन इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। एंड इक्वेशन जो नीचे आपको दिख रही होगी, देखिए मैं इक्वेशन को बोलने से पहले आपको ये थ्योरी प्रैक्टिकली बता देता हूँ। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेक्स is given by the total number of unit of A and B produced multiply by its per unit profit। एक ए में कितना प्रॉफिट लेना है हमने 6 रुपए का, 5 में हमने कितना लेना है, और बी में कितना लेना है, सॉरी 5 रुपए का।
अब जितने यूनिट एक्स के बन रहे हैं, मतलब एक्स को हमने ए को हमने एक्स से डोनेट किया था, मतलब जितना हम ए चॉकलेट बना रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रुपए के साथ, क्योंकि ए की एक चॉकलेट बेच के हमने 6 रुपए कमाने हैं। मान लो ए चॉकलेट के हम 3 यूनिट बना रहे हैं, 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक्स को डोनेट कर दिया ई के साथ। तो ए से हमने प्रॉफिट कितना लेना है, 6 रुपए। कितने यूनिट बनाएंगे वो हम एक्स लिख देंगे, प्लस 5y। अब y को डोनेट किया b के साथ, b के जितने यूनिट बनाए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि b के एक यूनिट के ऊपर हमने 5 रुपए प्रॉफिट लेना है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, z। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा z के साथ डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैक्स, एम एक्स मैक्स, मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, क्योंकि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो इसलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम है ये। अगर यहाँ पर होता कि हमने कोस्ट को कम करना है तो मिन जेड आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव हो जाना था हमारा मिनिमाइज करना है कोस्ट को, तो यहाँ पर मिन जेड आता। अब हमने इंक्रीज करना है अपना प्रॉफिट, तो मैक्स जेड आएगा। वो कैसे इक्वेशन बनेगी, जितना आपने एक यूनिट पे प्रॉफिट रखना है, दोनों ही यूनिट्स के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू गॉट द ऑब्जेक्ट टू। तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव अंडर द एलपीपी। नाउ नेक्स्ट वन, the company will try to produce as many units of A and B to maximize the profit, but the resources milk and chocolate are available in limited quantity. देखिए, अगर कंपनी की मर्जी हो तो कंपनी ए और बी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाना पसंद करेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बनाएगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहीं पर तो बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमको एलपीपी अप्लाई करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम क्या है, मिल्क और चॉकलेट हैविंग लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट। हमारे पास चॉकलेट और मिल्क की अमाउंट कितनी है, लिमिटेड। मिल्क सिर्फ 5 यूनिट है, चॉकलेट सिर्फ 12 यूनिट्स है, सो दैट्स वाई। सो एज पर द अबव टेबल, जो हमने पीछे टेबल देखा था, ईच यूनिट ऑफ ए एंड बी रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ मिल्क। हर यूनिट में एक ही, हर चॉकलेट बनाने में ए और बी दोनों चॉकलेट का 1 यूनिट बनाने में सिर्फ एक ही यूनिट मिल्क चाहिए। तो मिल्क का किस तरह से होगा, एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स के साथ 1 था तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने सीधा x लिख दिया। y के साथ भी 1 था, क्योंकि y का भी b का भी एक ही यूनिट चाहिए मिल्क का, तो इसलिए 1। मान लेते हैं अगर a को भी 2 यूनिट चाहिए होते मिल्क के, b को भी 2 चाहिए होते, तो यहाँ पर 2x आना था और 2y आना था। क्योंकि 1 जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने सीधा x प्लस वाई लिख दिया, क्योंकि एक ही यूनिट x के अंदर चाहिए मिल्क का, एक ही y के अंदर चाहिए। ये मिल्क की जो है वो मैथमेटिकली जो प्रेजेंटेशन है मिल्क वाले की। लेस देन 5, देखिए इसको लेस देन 5 इसलिए लिखा है क्योंकि हमको 5 से कम यूनिट की ज़रूरत है, और मिल्क सिर्फ टोटल 5 ही अवेलेबल है और हमको कम की ज़रूरत है, इसलिए उसको लेस देन 5 कर दिया। तो मैं फिर से बता दूं ये इक्वेशन कैसे बनी है। ए को हमने डोनेट किया था x के साथ, बी को हमने डोनेट किया था y के साथ। अब जो x है उसका भी 1 यूनिट मिल्क यूज हो रहा है, मतलब ए के अंदर भी 1 यूनिट मिल्क लग रहा है, बी के अंदर भी 1 यूनिट मिल्क लग रहा है, सो इसलिए एक है, इसलिए 1x प्लस 1y यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं। x प्लस वाई अगर 1 है तो उसको लेने की जरूरत नहीं होती इसके साथ, तो लेस देन 5। नाउ कम ऑन द सेकंड वेरिएबल विच यूज वेरिएबल, और वी कैन आल्सो से दैट सेकंड इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल। दूसरा मटेरियल क्या है चॉकलेट को बनाने के लिए, चोको। अब ए के अंदर चोको के 3 यूनिट है, बी के अंदर 2 यूनिट है, तो इट मीन्स एक्स जो था उसको हमने ए से डोनेट किया था, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन में 3x आ रहा है। बी को हमने डोनेट किया था y के साथ, y के 2 यूनिट है, इसलिए प्लस 2y आ रहा है। प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे फिर ही पता चलेगा टोटल यूनिट कितने। लेस देन 12, लेस देन 12 इसलिए बिकॉज चॉकलेट के हमारे पास मैक्सिमम यूनिट 12 है, तो हम 12 से कम ही यूज कर रहे हैं, सो दैट्स वाई लेस देन 12। सो ये हमारी बन गई इक्वेशन। लेकिन अगर ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन के अंदर लेस देन है, मतलब ये इनइक्वालिटीज है इक्वेशन के अंदर, इक्वालिटी इक्वेशन नहीं है। इक्वालिटी का मतलब होता है 3x प्लस 2y इक्वल टू, अगर 12 होता तो इक्वालिटी थी, ये इनइक्वालिटी है। तो ऑल्सो द वैल्यू फॉर यूनिट ए कैन ओनली बी इंटीजर्स। तो जो ए यूनिट की वैल्यू है वो इंटीजर, इंटीजर्स का मतलब होता है कि वो लेस देन और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब 0 से ऊपर या नीचे होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम बोल देते हैं ऑल दिस वन इज अ बेसिकली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल। तो ये हमारी रियल मैथमेटिकल एक प्रॉब्लम है। तो इसको, इसके बेसिस के ऊपर अब हम टर्मिनोलॉजीज करेंगे। तो आपने सारा सोल्यूशन देखा किस तरह से टर्म्स बनी, तो एक बार मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि सोल्यूशन में हमने क्या देखा। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले आपने ये देखा
कि आपको एक टेबल तैयार करना पड़ा जिसके अंदर आपने ये दिखाया कि ए में कितना मिल्क चाहिए, कितनी चॉकलेट चाहिए, बी में कितना मिल्क चाहिए, कितनी चोको चाहिए, टोटल यूनिट कितनी। उसके बाद आपने अपना सबसे पहले जो निकालना होता है वो ऑब्जेक्ट। हम ये जो कर रहे हैं एलपीपी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट था हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, सो दैट्स वाई मैक्स जेड। जेड बेसिकली जो होगा वो प्रॉफिट के लिए, या यूं बोले ऑब्जेक्ट के लिए जेड को ही यूज किया जाएगा। तो जितना आपको यूनिट ए का बनाना है, जितना बी का बना रहे हो, उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद आपको ये देखना होगा कि जो एक पर्टिकुलर ए और बी, मतलब ए चॉकलेट और बी चॉकलेट के अंदर तो जो दो प्रोडक्ट अलग अलग यूज हो रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो रहा है पहले उसका आपने इक्वेशन तैयार करना है। जैसे मिल्क एक एक यूनिट हो रहा था, उसका आपने एक्स प्लस वाई किया। उसके बाद हमने देखना है चोको, 3 यूनिट चोको के यूज हो रहे थे एक चॉकलेट बनाने के लिए, और 2 यूज हो रहे थे बी की एक चॉकलेट बनाने के लिए। तो इस तरह से वो हमने इक्वेशंस तैयार की है। अब हम देखते हैं इनकी टर्मिनोलॉजीज। नाउ कम ऑन द कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अब बड़ी जल्दी आपको समझ आएगा, सिर्फ आपको एग्जांपल को माइंड में रखना होगा। फर्स्ट वन इज डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल क्या है? बेसिकली द डिसीजन वेरिएबल आर द वेरिएबल्स दैट विल डिसाइड माय आउटपुट। तो हमने ये डिसाइड करना है कि मेरी आउटपुट कितनी है, तो ये हमारे डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करेंगे। दे रिप्रेजेंट माय अल्टीमेट सॉल्यूशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको डिसीजन वेरिएबल को रखना होगा माइंड के अंदर। वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल फ्रॉम द अबव एग्जांपल। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए एंड बी विच डोनेटेड बाय एक्स एंड वाई आर माई डिसीजन वेरिएबल। तो जितने मैंने ए के तैयार करने थे, जितने मैंने बी के तैयार करने थे, वो कैसे होगा डिसीजन वेरिएबल। क्योंकि हमने यही चीज शुरू में स्टार्टिंग में देखी थी इक्वेशन के अंदर, कि अब मैं ए और बी के कितने यूनिट बनाऊं कि जिससे मुझको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इट मींस मेरा डिसीजन क्या होगा कि मैंने ए के कितने तैयार करने हैं, बी के कितने यूनिट्स तैयार करने हैं। तो मेरा डिसीजन हो गया ए और बी जिनको हमने डोनेट किया था एक्स और वाई, मतलब ए चॉकलेट के कितने यूनिट तैयार करूं, बी चॉकलेट के कितने यूनिट तैयार करूं। दिस वन इज अ डिसीजन वेरिएबल, कि मैं जिसके वजह से ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, बेसिकली वही हमारा डिसीजन वेरिएबल है। तो मैं इसीलिए सारी एलपीपी प्रॉब्लम जो है वो कर रहा हूँ कि मैं कितने यूनिट बनाऊं ताकि मैं मैक्सिमम पे पहुंच सकूं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इट इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग डिसीजन। सो ये मेरे जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ उसको डिफाइन कर रहा है। सो इन द अबव एग्जांपल द कंपनी विश टू इंक्रीज द टोटल प्रॉफिट। तो देखिए कंपनी क्यों डिसीजन ले रही थी, मैं आउटपुट तैयार करनी है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है। So it means objective function basically the objective of the company, and the objectives basically represent or profit represent with the help of z. So profit is the my objective function in this practical example. तो इस example के अंदर profit ही हमारा objective function है जो कि z के साथ डिनोट किया जाए। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट जो यूज है टर्मिनोलॉजी, दैट इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मीन टू से लिमिटेशन और restriction. The constraints are restrictions or limitation on the decision variable. जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है उसको लेते टाइम इन रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने ए के भी यूनिट तैयार करने हैं, बी के भी करने हैं, अब मैं प्रॉब्लम ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि मैक्सिमम बनाऊँ, क्योंकि जितने ज़्यादा बनाऊंगा उतना ही ज़्यादा कमाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाएगी कि मेरे कुछ कंस्ट्रेंट्स है, कुछ लिमिटेशंस है, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। चॉकलेट के यूनिट भी फिक्स है मेरे पास 12, एंड जो मिल्क है उसके लिए यूनिट भी फिक्स है 5। सो दैट्स व्हाई दे यूजली लिमिट द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल। तो इसलिए जो मेरा डिसीजन वेरिएबल है उसकी वैल्यू लिमिटेड रह जाएगी। सो इन द अबव एग्जांपल द लिमिट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ मिल्क एंड चोको आर माय कंस्ट्रेंट्स। तो वो मेरे कंस्ट्रेंट होंगे। नेक्स्ट है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। फॉर ऑल द लीनियर प्रोग्राम्स द डिसीजन वेरिएबल शुड ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी आपका डिसीजन वेरिएबल होगा, जैसे हमने देखा डिसीजन वेरिएबल ए और बी, और या जिसको हम एक्स और वाई बोल रहे हैं, वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू का होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू का होगा। या तो वो जीरो होगा, या फिर इक्वल टू जीरो होगा, या फिर जीरो से ज्यादा होगा। कभी भी जीरो से कम, मतलब नेगेटिव वैल्यू में नहीं होगा हमारा डिसीजन वेरिएबल। उसका कारण है कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करूं, या मैं एक भी इंग्रेडिएंट ना यूज करूं। कुछ ना कुछ तो यूज करना ही होगा ना अगर आपने आउटपुट देनी। तो इसलिए वो जो होगा हमेशा हमारा वेरिएबल जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, जो डिसीजन वेरिएबल। एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज
स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक का मतलब क्या होता है कि स्लैक वेरिएबल हम कब ड्रॉ करते हैं, जब हमारे पास इक्वालिटीज में इक्वेशन नहीं है, इक्वेशंस आर इनइक्वालिटीज, सो टू ट्रांसफॉर्म द इनइक्वालिटी इनटू द इक्वालिटीज एड ऑन द स्लैक वेरिएबल इनटू द इक्वेशन। तो तब हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। स्लैक वेरिएबल का मतलब है कि उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो ये नॉर्मली तब होता है जब हम इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसके अंदर इक्वेशन दे रखी है 7x1 प्लस 6x2 प्लस 8x3 लेस देन 118 और 118। नाउ कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन इक्वालिटी। अब इसको हम इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो कैसे? 7x1 प्लस 6x2 प्लस 8x3 एंड प्लस हेयर द स्लैक वेरिएबल एट दैट इज s1, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो अब साइन लेस देन का या ग्रेटर देन का नहीं आएगा, इज इक्वल टू 118। सो दिस वन इज अ बेसिकली स्लैक वेरिएबल। सो गाइस, ये थी सारी टर्मिनोलॉजीज अबाउट द एलपीपी। तो मैंने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है, जब आप इसको स्टार्ट करोगे पीपीटी को, तो उसको आपको प्लीज़ ध्यान से देखें, उसके बाद समझे तो बड़ी जल्दी आपको समझ आएगी। फिर आप प्रैक्टिकल भी करेंगे, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर दिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, so please like and subscribe our channel Dive to Learn. Thank you everyone. Thanks for the video.